तो स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पहला वाला जो पूरा हिस्सा है हमारा, वो हम पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सर सबसे पहले जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट में कुछ चीज़ें हम करेंगे और कैलकुलेट करने के लिए हमने पहले लास्ट वीडियो में हमने कुछ चीज़ें ऐसी देखी थी। इन सब चीज़ों में कुछ कुछ चीज़ें क्या करा था हमने, जो बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसमें जीपी होता है। जीपी के बाद हम यहाँ पे सारे के सारे इनडायरेक्ट इनकम्स लिखते हैं, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं और फिर हमें क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट। मैंने लास्ट प्री वीडियो में ही बताया था मैंने कि जी इनडायरेक्ट इनकम्स के अंदर में दो तरीके के इनकम्स आते हैं और ऐसे ही दो तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ठीक है ना, एक ऑपरेटिंग और एक नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है, अब उसी को हम बाइफिकेट करके आगे आज की क्लास में शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर समझिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट। अब उस ग्रॉस प्रॉफिट में हमने क्या करा, एक तरीके से इनडायरेक्ट इनकम्स को ऐड करा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करा और माइनस करने के बाद हमें क्या मिला, हमें मिला हमारा नेट प्रॉफिट। सही बात है, यस। ठीक है, लेकिन अब मैं थोड़ा सा इसको अलग तरीके से लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, तो समझिएगा ज़रा ध्यान से एक चीज़। सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट में मैंने ऐड करे इनडायरेक्ट इनकम्स को दो हिस्सों में बांट दिया और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को दो हिस्सों में बांट दिया। वो क्या क्या हो जाएंगे, मैंने इनडायरेक्ट को दो हिस्सों में बांटा। पहले ऑपरेटिंग की बात कर लेते हैं। तो ऑपरेटिंग इनकम्स को ऐड करूंगा मैं और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करूंगा मैं। ठीक है ना, तो हमें क्या मिलेगा, तो बेटा हमें मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा सर, इसी तरीके से अगर मैं अपने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को और एक्सपेंसेस को कंसीडर करूं, इनकम्स को ऐड करूंगा और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट। ठीक है ये बात, यस सर। अब एक बात समझिए, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने इनडायरेक्ट इनकम्स को दो हिस्सों में लिख दिया, एक ये रहा और एक ये रहा। एक्सपेंसेस को भी मैंने दो हिस्सों में लिख दिया, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, फिर बीच में एक नया टर्म आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है ना, अब इस जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना, इसी की सारी कहानी है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमें निकालना क्या है बेटा, हमें निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और उस चीज के लिए हमें क्या चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। ठीक है ना, अब सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंचने के लिए इसका मतलब दो तरीके आ गए मेरे पास। दो तरीके कैसे कैसे आ गए, देखो खुद ही समझो। ग्रॉस प्रॉफिट में अगर मैं ये दोनों चीज़ें एडलेस कर दूं तो मुझे मिल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और अगर नेट प्रॉफिट्स में मैं वापस पहुंचना चाहता हूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे, ठीक है ना, तो वहां से पहुंच सकते हैं कि भाई हमने क्या करा, समझिए एक मिनट। हमने क्या करा, हमने नेट प्रॉफिट तक आने के लिए इसको प्लस करा और इसको माइनस करा। अब मुझे नेट प्रॉफिट से उल्टा जाना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाना है। ठीक है, तो मैंने इसको इसको ऐड करा, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, मैं इसको माइनस कर दूंगा और इस वाले आइटम को मैं क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा। और प्रीवियस वीडियो में हमने यही सीखा था कि नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सीखा था NPBTE, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सट्राऑर्डिनरी आइटम। ये यही था, है ना। अब यहाँ से मुझे कहाँ पे आना है बेटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आना है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को माइनस। समझ आई बात, ये सिंपल तरीका है। अब इसका जो फॉर्मेट है क्या, और इन सब चीज़ों के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, तरीके से हम एक बारी देख लेते हैं। समझिएगा, हमारे पास फॉर्मेट है कि क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं, क्या क्या चीज़ें लेस होती हैं और कैसे कैसे क्या क्या चीज़ों को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में सबसे पहले हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सट्राऑर्डिनरी आइटम, जो कि हमने कैसे निकाला है बेटा, वर्किंग नोट से निकाला रहेगा। ठीक है, फिर कुछ चीज़ों की एडजस्टमेंट्स करते हैं। एडजस्टमेंट में सबसे पहले ऐड करते हैं। ऐड करने में क्या क्या चीज़ें आती हैं, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो कि अभी हमने बात करा कि भाई NPBTE में क्या क्या ऐड करना है, नॉन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करना है। सर नॉन कैश कहाँ से आ गए, देखो हम क्या बना रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, मतलब कैश का फ्लो। अब कैश का अगर फ्लो हो नहीं हो रहा किन्हीं चीज़ों से, तो उसको तो हटाना पड़ेगा ना। अब उनको हटाने के लिए हम नॉन कैश आइटम्स को भी कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है ना, नॉन कैश का एग्जाम्पल, सर नॉन कैश का एग्जाम्पल है डेप्रीसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। ठीक है ना, डेप्रेशन क्या होता है, एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, पता है आपको, एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, बट ये कैसा एक्सपेंस होता है, नॉन कैश होता है।
ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ऐड करने में डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन आ जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स या फिर डिबेंचर्स, ये वाला पॉइंट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटर्न ऑफ। ये वाला पॉइंट तभी आएगा जब आगे वर्ड लिखा हो रिटर्न ऑफ। अगर वर्ड नहीं लिखा रिटर्न ऑफ तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे, तो ये आइटम नहीं आएगा। ठीक है, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अगर इंक्रीज हो रहा है प्रोविजन में तो यहाँ पर आएगा। और फिर हमारे पास आता है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, इनको हमें क्या करना पड़ता है बेटा, लेस करना पड़ता है। जैसे इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव्ड या रेंट रिसीव्ड, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर ये नॉन ऑपरेटिंग थोड़ा ना, ये तो हमारे रेगुलर बेसिस पे। देखो, नॉन ऑपरेटिंग का मतलब क्या है, नॉन ऑपरेटिंग मतलब ऐसी सारी इनकम्स जो कि हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं हो रही। अगर मैं कोई धंधा कर रहा हूँ, अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, तो क्या मेरे को वहां से इंटरेस्ट मिल रहा होगा, नहीं, वहां से तो प्रॉफिट हो रहा है ना। वहाँ पर वहाँ पर ये इंटरेस्ट कैसे मिल रहा होगा, इंटरेस्ट खुद सोच के, मैंने कोई एफडी कर रखी है, मैंने किसी किसी और जगह पे या फिर किसी और कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, शेयर्स खरीद रखे हैं, तो उस शेयर से मेरे को डिविडेंड मिल रहा होगा। मैंने कोई लैंड परचेज करके गिर रखा है, लेकिन क्या लैंड परचेज करके गिरना या फिर रेंट, मेरा रेंट लेना मुझसे, मुझे उससे क्या वो मेरा रोज़मर्रा का इनकम है, नहीं, वो कभी कभार होने वाला है, या फिर साइड बिजनेस एक तरीके से। तो साइड बिजनेस से होने वाली इनकम वो क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी को क्यों ले रहे हैं, या फिर यहाँ पर हमने लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी को क्यों लिया, सिंपल रीज़न है कि भाई, क्योंकि ये मशीन को बेचना हमारा रोज़मर्रा का बिजनेस नहीं है, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। दैट्स वाई हमने क्या करा, इस गेन को या इस लॉस को कंसिडर करा यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग के तौर पे। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ मैंने यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिकली मशीनरी नहीं लिखा, उसके साइड में फिक्स्ड एसेट्स भी हैं, तो कोई भी अदर फिक्स एसेट्स भी हो सकती है। ठीक है ना, तो इसका आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर भी फिक्स एसेट्स कोई भी और अदर हो सकती है, मैंने मशीनरी एक एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है। डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इंक्रीज है तो यहाँ पर आएगा, ऊपर ऐड होगा, और डिक्रीज है तो यहाँ पे लेस होगा। इन सबको करने के बाद, डिक्रीज इंक्रीज मतलब लेस और ऐड करने के बाद सारी चीज़ों को हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, जो कि अभी हमने निकाला ऑपरेटिंग प्रॉफिट, है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये मिलेगा हमें। ठीक है ना बेटा। तो चलिए इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन फटाफट से कर लेते हैं। अब क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, टीएस ग्रेवाल का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस हमें निकालना है इस क्वेश्चन में। हमें पहले से इस क्वेश्चन में एनपीबीटीई दे रखा है बेटा, एनपीबीटीई। ठीक है ना। हमें डेप्रिसिएशन दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है, गुडविल एमोटाइज दे रखा है, गुडविल एमोटाइज इसको भी ऐड करते हैं। ठीक है ना। गुडविल एमोटाइज का मतलब क्या है मैं बता दूं आपको, गुडविल एमोटाइज होने का मतलब है कि गुडविल की वैल्यू में कमी आ रही है। एमोटाइजेशन कब लगता है, एमोटाइजेशन बेटा इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर लगता है। इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब कोई भी एसेट ऐसी जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, उसके ऊपर उसकी वैल्यू में अगर गिरावट आती है तो उसको क्या कहते हैं, एमोटाइजेशन कहते हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब मैं आपका ज़रा ध्यान चाहूंगा, तो एक बार ज़रा ध्यान से देख लीजिए इस चीज़ को। क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर तो लिखा है, और मेरा जो मैंने जो यहाँ पे नोट्स बना रखे हैं, इनमें भी मैंने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर लिखा है। लेकिन क्या यहाँ पे वर्ड रिटर्न ऑफ लिखा था, नहीं। तो क्या यहाँ पर ये आएगा, ऐड करेंगे, नहीं बेटा, इसको ऐड नहीं करेंगे वहाँ पे। ठीक है ना। तो हमारे क्वेश्चन में रिटर्न ऑफ नहीं लिखा है, इस वजह से हम उसको ऐड भी नहीं करेंगे। समझ आ रही है बात, इसको ऐड नहीं किया जाएगा। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैंने अभी बताया था कि मशीनरी के अलावा कोई भी अदर फिक्स एसेट हो सकती है, तो वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दे रखी है। इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये सब चीज़ें हैं। अब इसको हमें रिकॉर्ड करना है सारी चीज़ों को। सबसे पहले क्या उठाएंगे बेटा, एनपीबीटी। अब इस क्वेश्चन में तो अच्छी बात है, हमारी किस्मत अच्छी है, हमने हमें एनपीबीटी दे रखा है पहले से, नहीं दे रखा होता तो हमें पहले अलग से निकालना पड़ता एनपीबीटी। ठीक है। सो एनपीबीटी कितना है हमारे पास, एनपीबीटी है 4,47,000। ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना है बेटा, डेप्रिसिएशन है एट्टी फोर हमारे पास थाउजेंड 84,000। आई होप आप लोगों ने अपने साथ क्वेश्चन ओपन कर लिया होगा साथ ही साथ, तो आपको भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। यहाँ पे हमें फर्नीचर दे रखा है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर हमें दे रखा है बेटा 18,000 का। इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स हमें दे रखा है 16,800 का। गुडविल एमोटाइज्ड हमें दे रखी है बेटा 18,000 की। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ है, इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड रिसीव्ड,
तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 27,600, और इस वाले अमाउंट को हमें माइनस करना है तो बेटा माइनस लिखेंगे इसके ऊपर, ठीक है। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें दे रखा है, इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 12,000 रुपये का, ठीक है। अब इसको हम टोटल करेंगे, टोटल करके हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 5,54,800, 44,800, ठीक है। आया आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ आया होगा, छोटा सा क्वेश्चन था, इजी था बहुत, ठीक है। चलिए, अब हमने अभी तो हमने क्या कैलकुलेट करना सीखा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हम क्या सीख रहे हैं, अब हम सीख रहे हैं बेटा ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, पूरा जो हमारा फुल फ्लेजेड क्वेश्चन में यूज होगा ही होगा, ठीक है ना, वो चीज़। तो देखिए जरा ध्यान से, सबसे पहले हमने क्या करा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस तक हम पहुंच चुके हैं। देखो बेटा, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है वो समझ लो। वर्किंग कैपिटल के अंदर में दो चीज़ें आती हैं बेटा, दो चीज़ें, ठीक है ना, दो चीज़ें यानी करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज, ठीक है ना। तो वर्किंग मतलब करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज में चेंज आने से पहले वाला प्रॉफिट क्या है हमारे पास, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है ना, इसीलिए इसको क्या बोला गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हमें क्या करना है कि भाई हमारी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज में चेंज आ रहा है, तो उसके बाद हमारे पूरे कैश फ्लो में क्या असर पड़ रहा है, ठीक है। तो एक बात मैं बता दूं, अब ये चीज़ बहुत ध्यान से सुनना, जो बी पॉइंट होता है ना हमारा, ये बी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यहाँ पर तक तो हमें थोड़ा चीज़ें याद करनी पड़ेंगी ध्यान से, लेकिन इसके बाद बहुत चीज़ें आसान है। क्या? क्योंकि हमें इसके बाद बस इतना देखना है कि पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। अगर पैसा आ रहा है तो ऐड कर देंगे, पैसा जा रहा है तो माइनस कर देंगे, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। तो ऐड करने के लिए क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे, डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। ऐसे ही लेस करने के लिए क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज और इंक्रीज इन करंट एसेट्स, बेसिकली इसका उल्टा है। यस सर। तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स, जैसे फॉर एन एग्जांपल हमने इन्वेंट्रीज बेची, हमारे पास इन्वेंट्रीज थी, स्टॉक पड़ा था हमारा, है ना। अब इन्वेंट्रीज मैंने बेच दी, सोल्ड कर दी बेटा, बेच के पैसा आएगा जाएगा, आएगा बेटा, तो आएगा तो इसको तो ऐड करा, ठीक है ना। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, जैसे मैंने बैंक से लोन ले लिया छोटा सा, ठीक है ना, अब बैंक से लोन लिया है तो बेटा पैसा आएगा जाएगा, पैसा आएगा, तो इस वजह से इंक्रीज जब हो रहा है तो इसको ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर डिक्रीज जब हो रहा है तो इसको ऐड कर रहे हैं, और इसका रिवर्स हो रहा है तो माइनस कर रहे हैं। सर ये याद कैसे रहेगा, इसको याद करने के लिए एक बहुत सिंपल सा ट्रिक है मेरे पास, डायल। ये तो मैं लिख के बताऊंगा तुमको, देखो, डायल, डायल बोले तो डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, ये हमेशा इसको क्या करना है अपने को, ऐड, और इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, लेस, ठीक है ना। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी। सबसे पहले वापस से, डायल का मतलब डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लाइबिलिटी, इसको हम क्या करेंगे, ऐड, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, लेस, सिंपल है। यस। तो इन ये सब करने के बाद हमें क्या मिलेगा बेटा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, और कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस में से लेस करते हैं फिर नेट टैक्स पेड। सर नेट लग गया तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है तामझाम इसमें, तो टोटल टैक्स पेड माइनस रिफंड, ठीक है ना, टोटल टैक्स पेड माइनस रिफंड। अब इसमें भी एक छोटी सी कहानी है, वो जरा समझिएगा मेरे साथ। जो टैक्स पेड है ना बेटा, कई बार क्वेश्चन में टैक्स पेड नहीं दिया जाता, तो टोटल टैक्स पेड जो लेना होता है फिर हमें उस टाइम पे वो लेना होता है प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है ना। और कौन से वाला, प्रीवियस ईयर वाला। सर प्रीवियस ईयर वाला पक्का आपको सही याद है, हाँ, क्योंकि जब हम एनपीबीटी निकालते हैं तो उस टाइम पे हम करंट ईयर वाला प्रोविजन फॉर टैक्स लेते हैं, और यहाँ पर हम कौन से वाला लेते हैं, यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर वाला लेते हैं बेटा, ठीक है ना। और ये एडजस्टमेंट मैंने अपने नोट्स में दिखा भी रखी है आपको, तो आप यहाँ पर आके देख भी सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स है, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। अगर करंट ईयर है तो ऐड करना है इसको सरप्लस में एनपीबीटी निकालते समय, ठीक है ना। और अगर प्रीवियस ईयर वाला है तो इसको लेस करना है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस में से, ठीक है। ये तब है जब आपको एडजस्टमेंट में प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी। अब ये सब बातें अभी आपको धीरे धीरे समझ आ जाएंगी, अभी इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, जब खास करके हम पूरा फुल फ्लेजेड क्वेश्चन या फिर फाइनेंसिंग वाले जब क्वेश्चन हम कर रहे होंगे तब आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो अब आगे, नेट टैक्स पेड करा, इसको तो माइनस ही करना है, ये तो तय है, ठीक है ना। ये कैसे आएगा, टोटल टैक्स पेड माइनस रिफंड, अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो, ठीक है। फिर उसके बाद ऐड या लेस करना है हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स रिलेटेड टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अभी रिलेटेड टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज जैसे हमारा लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ है इसमें भी,
इसकी वजह से अगर हमें कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है तभी उसको कंसिडर करना है, अदरवाइज हमें उसको कंसिडर नहीं करना। अब जैसे लॉस ऑफ फर्नीचर हुआ या लॉस ऑफ स्टॉक हुआ ड्यू टू फायर, तो उसकी वजह से हमारा पैसा तो नहीं गया ना, तो उसको यहाँ पर कुछ नहीं करना। लेकिन हाँ, उसकी वजह से हमें इंश्योरेंस मिल गया, इंश्योरेंस क्लेम प्रोसीड, इंश्योरेंस क्लेम आ गया, इंश्योरेंस प्रोसीड्स आ गए, तो उसको क्या करूंगा मैं, ऐड करूंगा। ठीक है ना। तो बेसिकली अगर मैं साफ साफ भाषा में बोलूँ तो लेस होने वाले आइटम्स तो यहाँ पे बहुत रेयर आते हैं, ऐड होने वाले आइटम्स आते हैं जिसका हमें ध्यान रखना होता है, खासकर इंश्योरेंस के नाम से। दो नाम से आते हैं, या तो इंश्योरेंस के नाम से या तो कंपनसेशन के नाम से, कि भाई गवर्नमेंट की तरफ से हमें कंपनसेशन मिल गया। ये दो चीज़ें आती हैं जो कि हमें ऐड ही करनी होती हैं ज़्यादातर। ठीक है। ये सब करने के बाद हमें क्या मिलता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है बेटा, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ये बहुत सिंपल है, हमें इसके ऊपर अब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो वो क्वेश्चन चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो अब हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं जहाँ पे हमें पूरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट करना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम टी.एस. ग्रेवाल। बिना इस देरी के चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें सरप्लस दे रखा है। अब सरप्लस, अच्छा एक और चीज़ है, यहाँ पे 2 ईयर की वैल्यूज दे रखी है, एक 23 एंड एक 22। ठीक है ना। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर बाद में दे रखा है, करंट ईयर पहले दे रखा है। ठीक है। और हमें सरप्लस दे रखा है, एनपीबीटीई नहीं दे रखा बेटा। तो क्या हमें एनपीबीटीई ऐड कर निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिल्कुल कैलकुलेट करना पड़ेगा सर। लेकिन कैलकुलेट करने के लिए आपको अगर याद हो, सरप्लस में क्या क्या करते थे, सरप्लस में टिप को हम करा करते थे ऐड, है ना। टिप का मतलब ट्रांसफर टू रिजर्व, क्या क्वेश्चन में है, नहीं सर। इंटरिम डिविडेंड, नहीं सर। प्रोविजन फॉर टैक्स, नहीं सर। प्रपोज डिविडेंड, नहीं। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि सरप्लस ही मेरा क्या है, एनपीबीटी? यस। तो सरप्लस, लेकिन कौन सा अमाउंट सरप्लस में, डिफरेंस। ठीक है ना। डिफरेंस कितने का है बेटा, 20,000 का, वो 20,000 में रिकॉर्ड करूंगा यहाँ पे। ठीक है। यस सर। फिर उसके बाद नेक्स्ट अमाउंट हम लेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में देखो चेंज कितने का आ रहा है, क्योंकि ये सिर्फ डेप्रिसिएशन नहीं है ना, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है। मतलब पिछले साल आज तक का टोटल डेप्रिसिएशन 30,000, करंट ईयर आज तक का टोटल डेप्रिसिएशन 40,000, तो ड्यूरिंग द ईयर टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा होगा, 10,000। ठीक है। तो वो डेप्रिसिएशन लेंगे 10,000। फिर उसके बाद गुडविल। गुडविल में देखिए, पहले पिछले साल जो था वो 38,000 की थी, इस साल कितने की हो गई, 30 की, 8,000 से कम हो गई, इसका मतलब अमोर्टाइज हुई है। अमोर्टाइज हुई है तो इसको क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे यहाँ पर 8,000 से। ठीक है। अच्छा, और कोई चीज़ यहाँ पे ऐसी नहीं है जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस या नॉन ऑपरेटिंग इनकम के तौर पे हम कंसिडर कर पाएँ। ठीक है ना। तो बस हमारा यहाँ पर इतना काम हो गया। इसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, इतने से ही हमें क्या मिल जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो ये आ जाएगा हमारे पास बेटा 38,000 रुपीज़। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं सर। अब इसके बाद हमें क्या करना है, वो डायल याद है कि अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, डायल। ठीक है। तो वो डायल करना पड़ेगा हमें। तो समझिए, डायल का क्या था, डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लाइबिलिटी, उसको हम ऐड करते हैं। तो इसको सिंपल एक ट्रिक है मेरे पास, क्या कि आपको ऐड लेस अलग अलग ना लिखो, आप जो जो आपको एसेट्स मिल रही है पहले उनको देख लो। ट्रेड रिसीवर्स है पहले, तो ट्रेड रिसीवर्स में क्या हो रहा है देखो, 31 के पिछले साल थे और इस साल कितने के हो गए, 25,000 के। तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो इसको आप ऐसे लिख लो, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स 6,000 से, तो यहाँ पे 6,000 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना। फिर उसके बाद इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज में देखो क्या हो रहा है, इन्वेंट्रीज है बेटा 60,000 की और 80,000 की, तो 20,000 से इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज। फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट कितने का है बेटा, 12,000, और पिछले साल कितने का था, 21। यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है आउटस्टैंडिंग रेंट में। ठीक है। तो डिक्रीज, डिक्रीज कितने से था बेटा, 9,000 से, तो 9,000 आ जाएगा यहाँ पे। अभी मैं ये नहीं देख रहा कि कौन सी चीज़ ऐड करनी है कौन सी चीज़ लेस करनी है, मैं बस लिखता जा रहा हूँ अमाउंट, उनके डिफरेंसेस कितने से इंक्रीज हो रहा है कितने से डिक्रीज हो रहा है। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है, 2,000 और 1,000, तो 1,000 से ये भी कम हो रहा है, डिक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस। इसके बाद हमारे पास है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स में देखो कितना अमाउंट है, 19,000 था और अब 13,000 हो गया, 6,000 रुपये से डिक्रीज आ रहा है, तो डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स कितने से आ रहा है बेटा, 6,000, तो 6,000 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। क्लियर है ये बात। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन चीज़ें ऐड करनी है, कौन कौन चीज़ें लेस करनी है। एक सिंपल चीज़ है, डायल को याद करो। डायल में क्या करना है, डायल वाली चीज़ों को ऐड करना है, बाकी सब चीज़ों को लेस करना है। डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी। अगर डिक्रीज इन एसेट, एसेट में डिक्रीज हो रहा है तो इसको ऐड करेंगे, तो ट्रेड रिसीवर्स डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। फिर इंक्रीज इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में कोई भी ऐसी लाइबिलिटी नहीं है जो इंक्रीज हो रही हो, तो एक तो ये डिक्रीज हो रही है, इसको करेंगे। ये प्रीपेड
एक्सपेंस ये एसेट होता है, इस पर भी डिक्रीज आ रहा है, इसको ऐड करेंगे, बाकी सब चीज़ों को क्या करेंगे बेटा, लेस करेंगे। ठीक है ना, सिंपल तरीका है। तो इसको लेस करना पड़ेगा, इसको भी लेस करना पड़ेगा, और इसको भी हमें लेस करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके हमें क्या मिलेगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है ना, और वो कितना आएगा बेटा हमारे पास, यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे हम। ये आ रहा है बेटा 10,000 हमारे पास। ठीक है, और देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पर भी हमें टैक्स के बारे में कोई बात नहीं बोली गई। ठीक है ना, तो टैक्स के बारे में भी नहीं है और एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम भी नहीं है, तो ये दोनों ही चीज़ें नहीं है हमारे पास। तो क्या यही अमाउंट मेरा हम आंसर बन जाएगा, यस, तो यही अमाउंट मेरा आंसर आ जाएगा सर, 10,000 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, तो दैट्स इट, ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे सामने। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में हम सबसे पहले क्या दे रखा है बेटा, नेट प्रॉफिट आफ्टर, क्या लिखा हुआ है, आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। हमें कौन से वाला चाहिए होता है बेटा, बिफोर वाला, है ना। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, वो बेसिकली ये क्या दे रखा है, हमें सरप्लस दे रखा है। ठीक है, इस सरप्लस में हमें प्रोविजन फॉर टैक्स और डिविडेंड वाला अमाउंट हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना। अच्छा, अब एक और बात समझिए, फाइनल डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। हमने ये सीखा है कि जी प्रपोज डिविडेंड जो होता है, वो प्रपोज डिविडेंड कौन से वाला लेते हैं, प्रपोज डिविडेंड तो हम प्रीवियस ईयर वाला लेते हैं सर। अब ये तो हमने करंट ईयर में पे करा है। अब समझिए, देखो बेटा, प्रीवियस ईयर में जो प्रपोज्ड होता है वो पे कब करते हैं, करंट ईयर में तो पे करते हैं। तो इसका मतलब ये प्रपोज्ड ही है, प्रीवियस ईयर वाला ही है, इसको कंसिडर करेंगे हम। ठीक है ना, फाइनल डिविडेंड पेड ड्यूरिंग, फाइनल डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर है। पेड ड्यूरिंग द ईयर इसका मतलब क्या है कि हमने इस साल में पे करा है, तो ये प्रपोज कब करा गया होगा, पिछले साल पे करा, पिछले साल प्रपोज करा गया होगा। ठीक है ना, तो ये वही वाला है, बस इसको कंसिडर करना पड़ेगा इस वजह से। ठीक है ना। अच्छा, और इनकम टैक्स रिफंड भी दे रखा है, तो रिफंड को माइनस करते हैं एनपीबीटी निकालते समय। ठीक है ना, तो इन चारों चीज़ों को हमें कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो सरप्लस उठाएंगे। सरप्लस कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में, सरप्लस हमें दे रखा है बेटा 2,15,000 रुपए का। ठीक है, फिर उसके बाद हमें ट्रांसफर टू रिजर्व चाहिए होता है, तो ट्रांसफर टू रिजर्व तो क्वेश्चन में नहीं है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड प्रपोज डिविडेंड के नाम से नहीं दे रखा, वो किस नाम से दे रखा है बेटा, वो दे रखा है फाइनल डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, और वो है हमारे पास 50,000 रुपीज। प्रोविजन फॉर टैक्स भी हमें क्वेश्चन में पहले से दे रखा है 45,000। फिर रिफंड, रिफंड भी हमें दे रखा है 30,000 का। ठीक है ना, रिफंड को क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे, सिंपल बात है। ठीक है, अब जो नेट अमाउंट हमारे पास आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा, आंसर कहलाएगा NPBTE। दिस इज कमिंग 2,80,000 रुपीज। ठीक है, अब ये 2,80,000 हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे NPBTE के नाम से। अब इसमें डेप्रीसिएशन, क्वेश्चन में देखो, अब जरा क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। सबसे पहले डेप्रीशिएशन भी है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी है, पेटेंट्स एमोर्टाइज्ड है। इन तीनों चीज़ों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसको क्या करेंगे सर, इसको लेस करेंगे। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है एक तरीके से, और ये हमारे पास नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। तो ऐड करने वाले आइटम में सबसे पहले क्या है बेटा, डेप्रीसिएशन 25,000, फिर 10,000, फिर 30,000। तो 25,000, 10,000 और 30,000। और गेन है हमारे पास, गेन कितने का है देखिए, गेन है हमारे पास 70,000 का। तो गेन आ जाएगा बेटा यहाँ पे 70,000। समझ आई बात। इन सब चीज़ों को ऐड लेस करने के बाद हमें एक आंसर मिलेगा, दैट विल बी 2,75,000। अब आप लोग एक चीज़ नोटिस करो, ये सब करने के बाद, ये सब एडलेस करने के बाद हमें जो आंसर मिलता था वो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस नहीं होता था, वो क्या होता था, वो होता था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, है ना। अगर आपको याद हो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कहते हैं उसे। पर एक क्वेश्चन में एक खासियत देखो, इस क्वेश्चन में उसके बाद हमें करना क्या होता था, उसके बाद हमें करंट एसेट्स में और करंट लाइबिलिटीज में चेंजेस देखने होते थे कि भाई चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं। हमें इस पूरे क्वेश्चन में करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज दे ही नहीं रखे, तो इस वजह से सीधा हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखने की जगह हमने क्या लिख दिया, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस लिख दिया। इस वजह से हमने सीधा ये लिख दिया, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। फिर उसके बाद इसमें हम क्या करते हैं, नेट टैक्स पेड। क्या हमने टैक्स पेड वाला अमाउंट दे रखा है, नहीं सर। और प्रोविजन फॉर टैक्स का भी अमाउंट हमें अलग अलग नहीं दे रखा, प्रीवियस ईयर या करंट ईयर। तो हम जो प्रोविजन फॉर टैक्स का हमें जो नेट अमाउंट अभी दे रखा है वही ले लेंगे, एक ही। ठीक है ना, तो प्रोविजन फॉर टैक्स का एक अमाउंट हमें ये दे रखा है 45,000, और उसमें से रिफंड भी माइनस करना होता है, तो रिफंड को भी माइनस करेंगे। तो यहाँ पर अमाउंट कैसे आएगा, अमाउंट आएगा 45,000 माइनस 30,000, दैट विल बी
15,000 और उसको हम माइनस करेंगे, माइनस करके हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटा 2,60,000 रुपीज़। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ आया होगा। मैं वापस से एक बार छोटा सा रिकैप दे दूं पूरे क्वेश्चन का। देखो हुआ क्या है, सबसे पहले हमें एनपीबीटी निकाला। एनपीबीटी निकालने के लिए हमने क्या करा, हमने सरप्लस उठाया जो कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के नाम से दे रखा है। फिर उसमें हमने प्रपोज डिविडेंड ऐड करा जो कि इस नाम से दे रखा था। फिर उसमें प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करा और रिफंड को माइनस करा, हमें मिल गया एनपीबीटी। फिर उसको हमने एनपीबीटी को यहाँ पे पुट करा, इसमें नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हमने ऐड करा और इनकम को माइनस। एक्सपेंसेस के नाम के ये 3 चीज़ें थी, इन तीनों चीज़ों को हमने ऐड करा और इसको हमने लेस करा। लेस करने के बाद हमें जो आंसर मिला वो आंसर मिला बेटा 2,75,000। फिर इसमें से हमने नेट टैक्स पेड माइनस करा, नेट टैक्स पेड हमारे पास आया 15,000 रुपीज़ का। तो वो चीज़ हमने यहाँ पर माइनस करी और माइनस करके हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आया, 2,60,000 रुपीज़ का। आई होप आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, बट मैं चाहूँगा कि आप लोग ये वाला क्वेश्चन जो है एक बारी खुद से घर पे एक तरीके से होमवर्क के लिए खुद से घर पे सॉल्व करके ट्राई करें। नेक्स्ट वीडियो में हम डेफिनेटली ये क्वेश्चन करेंगे, ईजी है बट आप लोग खुद से ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी हो और अभी पिछली वीडियो अगर अभी तक हमने ना देखी हो तो प्लीज़ उसको देख लें और आगे हमारे चैनल पे जुड़े रहें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारे कोई भी वीडियोज़ अब अगर आए आगे तो आप उसको मिस ना कर पाएँ। ठीक है, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू।